अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम हर रोज़ सियासत की बातें करते हैं, स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स की बात होती है, तज्ज़िये होते हैं, लेकिन इन तमाम तज्ज़ियों में पाकिस्तान के आम लोगों की और ख़ास तौर पे गरीब लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल नज़रअंदाज होकर रह जाती है। आप 2 दिन से सुन रहे होंगे, लाहौर में एक वाक़या हुआ और कोई 10 महीने की बच्ची रिदा के नाम से अपनी वालदा सादिया के हमरा दाता दरबार के इलाके में वो गए और रिक्शे से उतर रहे थे, मियाँ बीवी और बच्ची, और एक खुले मेन होल में गिर गई दोनों। और बिल आखिर मैंने बच्ची जो थी वो पहले गिरी और माँ ने बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी उसमें जा गिरी और बाद में दोनों की लाशें तलाश करके निकाली गई। ये सारा मामला दिन दहाड़े हुआ लोगों के सामने, और बच्ची की लाश जो थी बाद में कुछ सक्कियाँ के इलाके से कोई 17 घंटे के बाद बरामद हुई, जबकि माँ की लाश पहले ही मिल चुकी थी। अब वाक़े के फ़ौरन बाद, आप तफसील पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा उन लोगों के लिए जिन्होंने इस वाक़े की तफसील नहीं पढ़ी, वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस, रेस्क्यू 1122 और इंतज़ामी अहदेदारों ने इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ़ बयानात दिए। बाज़ ने पानी की सतह बहुत कम होने की वजह से गहराई यानी गहरे पानी में होने वाली मौत को पर शक व शुबे का इजहार किया, सवाल उठाए। उस हवाले से कुछ अफसरान ने इब्तदाई तौर पर शौहर पर शक ज़ाहिर किया। पुलिस ने उसको पूछगछ के लिए हिरासत में लिया, और ये भी रिपोर्ट है कि इस दौरान पुलिस ने शौहर पर नामुनासिब दबाव डाला और इसे नक़्ल जुर्म मसलन ये मानने पर मजबूर करने की कोशिश की कि ये ख़ुद जो कुछ किया धरा है उसका अपना है। यहाँ तक कि इस अंदाज़ में उसको उस पर तशद्दुद किया गया बराह रास्त या बिल वास्ता कि वो ये मानने पर मजबूर हो जाए कि उसने अपनी बीवी को कत्ल किया। अब आइए पहले सुनते हैं कि जो सादिया का शौहर था उसने मीडिया को क्या बताया जब पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद। उसके बाद हमारे 2 बच्चे भी हुए हैं। उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं है। हम हंसी खुशी यहाँ घूमने के लिए आए हैं। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। उसके बाद फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो रेस्क्यू वाले वो कह रहे हैं कि उस होल से आगे नहीं जा सकती। उन्होंने आगे 2 भी चेक किए हैं होल, उसके अंदर भी नहीं है। तो आप हमें सच बता दो कि आप बोल तो नहीं रहे कि इसी कुएं में गिरी है या कहीं कि आप भूल रहे हो कि शायद किसी और होल में गिरी हो। मैंने कहा मैं उधर ही खड़ा रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसी के अंदर ही गिरी है। तो फिर मैं उधर बैठा रहा हूँ। तो उसके बाद इन्होंने कहा है मतलब कि वो करते रहे आपस में बातें कि जो सेफ सिटी के कैमरे हैं वो चेक करें। तो इन्होंने कैमरे चेक कर लिए थे, उसमें हम नज़र आ रहे थे। तो जो SHO ज़ैन अब्बास थे वो मुझे ये कहते रहे कि हमने कैमरे चेक किए हैं। जो सेफ सिटी के हेड हैं वो भी उधर बैठे हैं, कैमरे चेक कर रहे हैं। उन्होंने पूरे जहाँ से आप आए हो पूरे कैमरे चेक किए हैं, लेकिन आप कहीं नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने ये मुझसे झूठ बोलते रहे हैं। SHO साहब ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं, बार बार यही कहते रहे हैं कि आप किसी कैमरे के अंदर नहीं आ रहे। मैंने ये कहा कि कहीं ना कहीं तो कैमरा लगा होगा, उसमें मैं आ रहा हूँगा। तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने ये कहा है कि आप हमें सच बता दें, आपने अपनी बीवी को किसी रिक्शे वाले के साथ बिठा दिया हो, इस तरह की नज़ेबा बातें करते रहे हैं कि आपने खुद कहीं भेज दिया है, ये किया है, वो किया है, तो या आपने खुद कहीं अगवा करवा दिया है, ऐसी बातें करते रहे हैं। तो उसके बाद मुझे ये पीछे कमरे में ले गए हैं। वहाँ पे SP बिलाल साहब थे और SHO साहब थे ज़ैन अब्बास। तो उन्होंने मुझे तशद्दुद किया। मैं इनको कहता रहा हूँ कि आप वेट कर लें, रेस्क्यू को और चेक करने दें, मैं आपके पास ही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा। अब ये आपने सादिया के शौहर का बयान सुना, और इसके साथ साथ ये भी हुआ कि जैसे जैसे CCTV फुटेज और शवाहिद सामने आए तो पुलिस का जो इब्तदाई मौक़िफ़ था, यानी बराह रास्त इल्ज़ाम उसने सादिया के शौहर पर लगाया, वो मौक़िफ़ तब्दील हुआ। हकीकत वाज़े ये हुई कि माँ और बेटी का हादसाती तौर पर गटर में गिरना ही असल हकीकत थी। अब ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 322 के तहत FIR भी दर्ज अब हुई है, जिसमें
प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज और साइट इंचार्ज को नामजद मुल्ज़मान करार दिया गया क्योंकि मैन होल खुला छोड़ने की वजह से ये हादसा हुआ। अब एक अजीब व गरीब दास्तान है, आपको इस्लामाबाद में भी ऐसे मैन होल खुले मिलेंगे, F7, G6 और F6 के इलाके में भी कई मकामात पे आपको ढक्कन मैन होल पे नहीं मिलेंगे। और ख़ुद मैंने अपने, काश कि मेरे पास वो फुटेज होती, मुझे याद नहीं रहा, मैं तस्वीर बना लेता। लेकिन बहरहाल जो लाहौर का वाक़या है उसमें वज़ीर आला मरियम नवाज़ इस गफलत को बड़ा उन्होंने सख्त नोटिस लिया, मुतअद्दिद मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल या गिरफ़्तार करने के अहकामात दिए और वाक़या की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसकी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई ताकि मामलात की तहकीक की जा सके। पहले तो आइए देखते हैं कि ये पंजाब के 8-10 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बड़े आला अफसरान एक इस दरबार में बैठे हैं जहाँ पे मरियम नवाज़ उसकी एक मलिका के तौर पे सदारत कर रही हैं। और उसमें उनका अंदाज़ गुफ्तगू देखें, अंदाज़ गुफ्तगू, और उसमें जितने भी अफसरान हैं बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह, बकरी की तरह चुप करके बैठे हुए हैं। हालांकि ये लोग मरियम नवाज़ के मुलाजमीन नहीं हैं बल्कि ये रियासत पाकिस्तान के मुलाजमीन हैं। और पहले तो ये देखते हैं कि इस वीडियो में जो बाकायदा रिलीज़ भी की गई है कि इसमें मरियम नवाज़ का मुकालमा क्या है अपने अफसरान के साथ। आप लोगों के सीने में दिल भी है या नहीं है अल्लाह ताला को जवाब देना है या नहीं देना? कमिश्नर लाहौर आप जवाब दें मुझे, डीसी लाहौर आप भी मुझे जवाब दें, DGLD आप मुझे जवाब दें इस बात का, MD वासा आप भी मुझे जवाब दें इस बात का और बताएं मुझे कि ऐसा क्यों हुआ है। 10 डिपार्टमेंट्स यहां पे बैठे हुए, जवाब एक के पास भी नहीं। अब मुझे बताएं कि बिल्कुल अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बताएं ये एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? वहां पर सुपरवाइजर कौन है जिसकी वहां पर ड्यूटी थी उस कंस्ट्रक्शन साइट पे? वैसे असूलन तो मुझे कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर और DGLDA को, इनको सज़ा तो आपको मिलनी चाहिए फ्रैंकली, और स्पेशली असिस्टेंट कमिश्नर जो 23 से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट है। ये जाहिद हुसैन कहाँ हैं जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है टीपा का? किधर हैं? उनको अरेस्ट किया आपने? क्यों नहीं अरेस्ट किया उनको अभी तक? तो जनाब, ये आपने मरियम नवाज़ वज़ीर आला जो कि एक मलिका पंजाब के तौर पे ख़ुद को बिहेव कर रही थी, असिस्टेंट कमिश्नर की गिरफ़्तारी का पूछ रही हैं कि वो गिरफ़्तार हुए कि नहीं हुए, क्यों गिरफ़्तार नहीं हुए। और मसला दरअसल ये जो माइंडसेट है ना इसका है, ये कोई इंतज़ामी नाकामी नहीं है जो लाहौर में हुई है। इस तरह की बाद में हम बात करते हैं कि और बहुत सारे बेशुमार वाक़यात पाकिस्तान भर में रोज़ाना होते रहते हैं, बल्कि इख्तियारात के इस्तेमाल का अंदाज़ भी है। वज़ीर आला सूबे की चीफ़ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ज़रूर हैं, वो इंक्वायरी का हुक्म दे सकती हैं या जवाबदेही यकीनी बनाने की हिदायत दे सकती हैं, मगर तहकीकात मुकम्मल होने से पहले किसी गिरफ़्तारी का बराह रास्त और अवामी हुक्म देना सियासी इख्तियार और कानूनी अमल के दरमियान हद को बिल्कुल मिटा देता है। यानी वो बतौर चीफ़ एग्जीक्यूटिव किसी को बग़ैर तहकीक के फौरी तौर पे हथकड़ी लगाने की बात का हुक्म नहीं दे सकती हैं। अभी गिरफ़्तारी जो है उससे पहले तफ्तीशी मरहला होता है, उसकी जिसमें शवाहिद मिलते हैं, शवाहिद की बुनियाद पे फिर एक केस बनता है, फिर जाके कहीं गिरफ़्तारी अमल में आती है। अब असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है किसी भी सूबे का, या डिप्टी कमिश्नर है या किसी ज़िले का, उसके पास इंतज़ामी या रब्ताकारी की ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तकनीकी हिफाजत उमूमन मुतल्लिका महकमों, इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी होती है, जिसका तयन बाकायदा इंक्वायरी से ही हो सकता है। ऐसे लम्हात, यानी जब चीफ़ एग्जीक्यूटिव इस तरह चीख चिल्ला रहा हो, अपने अथॉरिटी का इजहार कर रहा हो, दरअसल एक गहरे तर्ज हुक्मरानी की, एक माइंडसेट की निशानदेही करते हैं। यानी निज़ामी इस्लाह की बजाय नुमाइशी एहतसाब और अपने मुलाजमीन पे, सरकारी मुलाजमीन पे रोब डालना।
کسی قابل گریز رسانے کے بعد عوامی غصہ فطری اور جائز ہوتا ہے، مگر موقع پر کی جانے والی ڈرامائی کارروائیاں اکثر ایک نظر آنے والا قربانی کا بکرا تو پیدا کرتی ہیں۔ قربانی کا بکرا تلاش کیا جاتا ہے اور لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم نے ہتھکڑی لگا دی، مگر نظامی خرابیوں کو جوں کا توں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پاکستان ماضی میں بھی ایسے مناظر دیکھ چکا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ یعنی سیاسی رہنما اپنی طاقت کا تاثر دینے کے لیے سرعام افسروں کی تذلیل یا گرفتاری کا حکم دیتے ہیں۔ ان کے والد نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم فیصل آباد میں ایسے ہی کوئی حادثہ ہوا تھا تو انہوں نے ایک کھلی کچہری میں فوراً کہا تھا کہ اس کو ہتھکڑی لگا دو، حالانکہ وہ بھی بطور وزیر اعظم اپنے اختیارات سے تجاوز تھا۔ آپ محض الزامات کی بنیاد پہ کسی کو، اور وہ بھی سرکاری افسر کو، ہتھکڑی نہیں لگا سکتے۔ یہ طرز عمل اور خاص طور پہ پھر وفادار سرکاری افسران کی ذہنیت سے متعلق سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ جمعرات کے روز حامد میر کے جو پروگرام ہے کیپٹل ٹاک، وہ بھی چل رہا تھا اور اسی دوران وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس شروع ہوئی تو وہ انہوں نے پروگرام روک کر وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس وہاں پہ دکھانی شروع کر دی۔ اب اس کی وجہ بنیادی یہ تھی کہ کیپٹل ٹاک دراصل 21 جنوری کو کراچی میں پیش آنے والے اس قسم کے واقعے پر مریم نواز کے ایک رد عمل پر بحث کر رہا تھا۔ یعنی 21 جنوری کو جو مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ بطور چیف ایگزیکٹو اپنے علاقے میں ہر جاندار کی زندگی اور موت کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور وہ کراچی کا حوالہ دے رہی تھیں کیونکہ وہاں پہ آئے روز ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ صرف گزشتہ سال کے دوران صفائی کارکنوں کی نالیوں میں گرنے سے، جو سینیٹری ورکرز ہوتے ہیں، وہ تو یا تو صفائی کے لیے ان گٹرز میں اترے یا پھر لاشوں کی تلاش میں گٹر میں اترے۔ 22 جنوری کو بھی یہ ایک ایسا ہی واقعہ ہوا۔ ایک اور واقعہ اسی سال، عنایت مسیح گٹر میں گھسا اور پھر اس کی لاش اس گٹر میں سے باہر آئی۔ اور 2025 میں کوئی اس قسم کے 100 سے زائد واقعات ہوئے، یعنی معصوم کارکن جنہیں گندے نالوں میں اترنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے گٹر کھولنے کے لیے یا لاشیں تلاش کرنے کے لیے۔ نہ ان کے پاس گلوز ہیں، نہ ان کا کوئی پروٹیکٹیو گیئر ہے، اور 100 سینیٹری ورکرز صرف کراچی میں جاں بحق ہوئے، گٹرز کی نظر ہوئے، اور اس کی طرف غالباً مریم نواز کا اشارہ تھا۔ لیکن معلوم نہیں پنجاب میں اس طرح کے کتنے واقعات ہوتے ہیں۔ اور باقی بہت اچھی بات ہے چیف ایگزیکٹو غم و غصے کا اظہار کرے، لیکن کھڑے کھڑے کسی کو ہتھکڑی لگا دینے کا عمل ڈرامہ بازی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جب تک تفتیش نہیں ہو جاتی، پراپر احتساب نہیں ہو جاتا، کیونکہ یہ بھی تو ایک عمل، یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے کہ پولیس کی جبری کارروائیاں جو ہیں کیا وہ اپنے حتمی انجام کو پہنچتی ہیں؟ کیا جو سعدیہ کے شوہر سے جبری غلط ایک اعتراف جرم کرانے والے پولیس افسران اور اس پہ تشدد کرنے والے افسران کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ کیا انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا؟ پنجاب میں آپ کو معلوم ہے پولیس کی بلیک میلنگ کے بارے میں اکثر شکایات سننے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ بھیڑیوں کی طرح، گدھوں کی طرح مظلوم بالکل بے گناہ افراد پہ بھی پل پڑتے ہیں، انہیں ایف آئی آروں میں ان کے نام درج کر لیتے ہیں تاکہ ان کی کمائی کا ایک اور ذریعہ بن جائے۔ پولیس بے گناہ لوگوں کو بڑی تعداد میں مقدمات میں پھنسا دیتی ہے تاکہ رقم بٹور سکیں۔ 9 مئی 2023 کے جو تشدد کے واقعات ہوئے تھے، اس کے بعد بھی پنجاب پولیس کو بے شمار اختیارات دیے گئے۔ انہی اختیارات کے تحت کئی ہزار لوگوں کے خلاف پرچے کاٹے، ان کے نام لکھے، اور پھر ایک فرضی طور پہ لسٹیں بنا کے لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کا نام بھی جیو ٹیگنگ میں آ گیا ہے 9 مئی کے ہنگاموں کے حوالے سے، اور ان کو مجبوراً لوگ ان کو پیسے دے کے اپنی جان چھڑاتے تھے۔ اور کئی لوگ تو ابھی بھی چونکہ وہ پیسے نہیں دے سکے تو اس پنجاب پولیس کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایف آئی آر درج کی، ایف آئی آر میں ان کے نام ڈال دیے، وہ مقدمات ابھی تک چل رہے ہیں۔ تو جناب حکمرانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کسی کو آن دا اسپاٹ، کسی سرکاری افسر کو ہتھکڑی لگانے کا حکم نہیں دے سکتے ہیں جب تک تفتیش نہیں ہو جاتی۔ بلا شبہ
جتنے بھی ایکسیڈنٹس حادثات ہوتے ہیں ان کی تفتیش ضرور ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو آپ کے لیے آپ کی اپوزیشن کے خلاف پرتشدد کارروائیوں میں مصروف ہیں، مجرمانہ کارروائیوں میں مصروف ہیں، ان کی بھی جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا آپ کے ان احتسابی نعروں پہ اور ان احکامات سے کوئی متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔